between the two layers. Pericardial fluid is present which moistens the surface and protects the फ्रिक्शन, घर्षण को रोकती है। ठीक है, अब आप देखिए, द अपर ब्रॉड पार्ट इज डिवाइडेड फ्रॉम द लोअर नैरो पार्ट, दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द, ये भी करने के लिए, दिस पार्ट इज द एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, तो इसमें जो अपर पार्ट है, अपर पार्ट इज कॉल्ड द ऑरिकल। ये जो अपर पार्ट है इज कॉल्ड द ऑरिकल, आल्सो कॉल्ड द एट्रियम। ऑरिकल आल्सो कॉल्ड द एट्रियम, रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल ए। और जो लोअर पार्ट है दैट इज कॉल्ड द वेंट्रिकल, रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल वी। तो ऊपर का पार्ट ऑरिकल या एट्रियम हो गया और नीचे का पार्ट क्या हो गया, वेंट्रिकल हो गया। अब हमारे यहाँ पर जो राइट हैंड में दैट इज द लेफ्ट ऑरिकल और दिस इज द राइट ऑरिकल। नीचे का पार्ट दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल, दिस इज द राइट वेंट्रिकल। तो आपका जो राइट हैंड है उस पर लेफ्ट पार्ट आएगा, जो लेफ्ट हैंड है उस पर राइट पार्ट आएगा। नाउ both auricle and ventricle is divided by a septum. This septum is called the interauricular septum. Interauricular septum, and this is called the interventricular septum. ऑरिकल को 20 से डिवाइड करने वाला जो पार्ट है वो इंटरऑरिकुलर सेप्टम है, और जो वेंट्रिकल को 20 से डिवाइड करने वाला है वो क्या है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है। अब इस प्रकार से हार्ट बिकम 4 चैम्बर्ड। हार्ट जो है 4 कोष्ठी आपको दिखाई दे रहा है। इस 4 कोष्ठी हृदय में इन द राइट ऑरिकल एज वेल एज इन near about the interauricular septum a hole, this is called the coronus sinus. क्या कहते हैं इसको, that is called the coronus sinus. यहां से हार्ट के अंदर जो ब्लड गया है वो ब्लड वापस इम्प्योर ब्लड हार्ट में आ जाता है। इंटर कोरोनरी साइनस कहते हैं या कोरोनस साइनस कहते हैं, कोरोनरी साइनस। अब क्या होगा, हार्ट आपको 4 चैम्बर दिख रहा है, 2 ऑरिकल हो गए, 2 वेंट्रिकल हो गए। 4 चैम्बर्ड हार्ट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द बर्ड्स एज वेल एज मैमल्स। ठीक है, स्लाइटली लेफ्ट की तरफ डाइवर्ट है। हार्ट एकदम सेंटर पे ना होकर थोड़ा सा लेफ्ट डायरेक्शन में घुमा होता है। जो ऑरिकल होते हैं वो कंपैरेटिवली छोटे होते हैं, जो वेंट्रिकल होती है वो कंपैरेटिवली बड़े होते हैं, एंड द वॉल ऑफ वेंट्रिकल इज मच मोर थिकन्ड इन कंपैरिजन टू ऑरिकल, इस मच मोर थिकन होती है। अब क्या होगा, बिटवीन द राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल 3 यूनिडायरेक्शनल valves are present. These valves are called the tricuspid valves. Tricuspid valves, which carry the blood only from the right auricle to right ventricle, not up in opposite direction. And between the left auricle to left ventricle 2 unidirectional valves are present. These valves are known as bicuspid
या मिट्रल वॉल्व। ठीक है, अब क्या होगा, पूरे हमारा हार्ट ठीक सेंटर पर, यहाँ पर देख रहे हैं ये जो स्टर्नम, इसके पास पूरा जो हमारी रिब्स केस बना, पसलियों का पिंजरा बना हुआ है, उसके अंदर सपोर्टेड है, थोड़ा लेफ्ट साइड की ओर डाइवर्टेड है। वेंट्रिकल्स बड़ी होती हैं, खासतौर से राइट वेंट्रिकल। ऑरिकल्स कंपैरेटिवली छोटे होते हैं, लेकिन ऊपर से ऑरिकल ब्रॉड ज़्यादा होते हैं, वेंट्रिकल लॉन्ग ज़्यादा होते हैं। पूरे शरीर से इम्प्योर ब्लड राइट ऑरिकल में आता है वाया द सुपीरियर वेना कैवा, जो बड़ी वेन्स होती है उसको वेना कैवा बोलते हैं। और ये कौन सी है, दिस इज द इंफीरियर वेना कैवा। दोनों में इम्प्योर ब्लड रहता है, कौन सा, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। पूरी बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड या इम्प्योर ब्लड आ रहा है राइट ऑरिकल में, ठीक है। एंड देयर आर आल्सो द यूनिडायरेक्शनल वॉल्व्स आर प्रेजेंट इन द वेना कैवा कॉल्ड द थेवेशियन वॉल्व्स। नाउ via the contraction of the right auricle, due to the pressure, the tricuspid valves becomes open and the impure blood, deoxygenated blood, enters into the right ventricle with the help of the opening of the tricuspid valves. अब यहाँ पर ऐसे यहाँ पर मसल्स लगे थे, these are called the chordae tendineae, ये फ्लैप्स लगे हुए हैं। तो ज्वाइंट्स विद द पेपिलरी मसल्स, किससे जुड़े हुए हैं, दीज आर द पेपिलरी मसल्स, जिसकी सहायता से बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व्स क्या होते हैं, ओपन या क्लोज होते हैं। ऐसा ये पेपिलरी मसल्स हैं। अब इन द राइट वेंट्रिकल, ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द राइट वेंट्रिकल, द ब्लड फ्लोज आउट। कौन सा ब्लड, इम्प्योर ब्लड, वाया द पल्मोनरी आर्टरी। जिस समय इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है उस समय वॉल्व क्लोज हो जाते हैं, क्योंकि यूनिडायरेक्शनल है। तो फिर ब्लड कहाँ जाएगा, वाया द पल्मोनरी आर्टरी टू लंग्स एंड किडनी। लंग्स एंड किडनी, लंग्स में ऑक्सीजनेट होगा और किडनी में क्या होगा, फिल्टर होगा। हियर आल्सो द यूनिडायरेक्शनल वॉल्व्स आर प्रेजेंट कॉल्ड द सेमी ल्यूनर valve. Now, after filtration from the lungs and kidney, the vessel which carry the oxygenated blood via पल्मोनरी वेन, इसीलिए कहते हैं पल्मोनरी वेन क्या ले जाती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये पल्मोनरी आर्टरी क्या ले जा रही थी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहां पर आर्टरी और वेन की जो डेफिनेशन है वो बदल गई, समझ गए। तो लंग्स और किडनी में फिल्ट्रेशन होने के बाद जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है क्या हो गया, फिल्टर हो गया, तो बदल गया ऑक्सीजनेटेड पार्ट में।
और ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इट इंटर्स इनटू द लेफ्ट ऑरिकल। अब क्या होगा, लेफ्ट ऑरिकल अब कॉन्ट्रैक्ट करेगी। When the left auricle contracts, then due to the contraction, the bicuspid are also called the mitral valves become open, ठीक है, and the pure blood या oxygenated blood enters into the left ventricle। अब left ventricle में pure blood आ गया। Now when the left ventricle again contracts, जब left ventricle contract करेगी, then this is the systemic aorta। कौन सा ब्लड ले आ रही है, टू बॉडी। ब्लड कौन सा है इसमें, ऑक्सीजनेटेड, पूरा ऑक्सीजनेटेड प्योर ब्लड हमारी बॉडी को क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। यहाँ भी वॉल्व्स लगे हैं, ये भी कौन से वॉल्व हैं, सेमिलिनर वॉल्व्स। तो आप देखिए पूरी बॉडी से इम्प्योर ब्लड वाया द इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना कैवा राइट ऑरिकल में आया। राइट ऑरिकल के कॉन्ट्रैक्शन से ट्राइकस्पिड वॉल्व्स के ओपन होने से जो इम्प्योर ब्लड है या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ आया, राइट वेंट्रिकल में। When the right ventricle contracts, these valves become closed and the pulmonary artery carry the deoxygenated blood to the lungs and kidney for the filtration as well as the oxygenation. After oxygenation and filtration, the pulmonary vein carry the oxygenated blood into the left auricle. लेफ्ट ऑरिकल बाय आइलैंड में फिर से कौन सा ब्लड आ गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। एंड ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लेफ्ट ऑरिकल, these oxygenated blood enters into the left ventricle, and when left ventricle contract, okay, contract, then due to the increase in pressure, these valves become closed and the semilunar valves opens and the systemic aorta carry the oxygenated blood to all over the body. This is called the double circulatory system। दो बार हार्ट में ब्लड आ रहा है, एक बार राइट में इम्प्योर ब्लड, एक बार लेफ्ट में प्योर ब्लड। सो इट इज कॉल्ड द डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। और डबल सर्कुलेटरी सिस्टम इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द बर्ड्स एंड मैमल्स। तो यहाँ पर जो हार्ट का जो राइट पार्ट है, राइट पार्ट ऑफ हार्ट, इस पूरे में आप देख रहे हैं इम्प्योर ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड। तो इसको यहां पर कहते हैं, इज नोन एज पल्मोनरी हार्ट, पल्मोनरी हार्ट। और जो लेफ्ट पार्ट है ऑफ हार्ट इज नोन एज सिस्टमिक हार्ट। इसको दैहिक हृदय कहते हैं लेफ्ट पार्ट को, क्योंकि इसमें प्योर या ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, जबकि राइट पार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होने के कारण इसको क्या कहते हैं, पल्मोनरी हार्ट कहते हैं। तो यहां पर आपका जो हार्ट का फिगर बना हुआ है, आप लोग इतने कम लोग जुड़ रहे हैं, जब गवर्नमेंट की योजना चल रही है तो पता नहीं आप लोग क्यों नहीं जुड़ना चाहते हैं। खैर शायद आप लोगों को सब आता होगा, तो हमें तो कहा गया तो हम तो अपना। तो हार्ट यहाँ पर 4 चैम्बर्ड है और इस हार्ट के माध्यम से आप पूरा फिनोमिना समझ सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर हार्ट में फंक्शनिंग होती। आप जो बुक में फिगर देखेंगे उसमें आपको थोड़ा डिफरेंस दिखेगा। आपको जो हार्ट बना होगा बुक में, यहाँ पर ये वेना कैवा आ रही है, यहां से जो पल्मोनरी आर्टरी मैंने निकाली आपके समझने के लिए कि ब्लड ऐसे आ रहा है और वापस इधर से आके फिर यहां से जा रहा है, वो वास्तव में यहां से निकली होगी इस वाले में, ऐसा करके, ठीक है। और ये जो निकली है सिस्टमिक एरोटा, वो भी यहां से निकला होगा, ऐसा। तो आपको समझने के लिए कि कैसे हार्ट की फंक्शनिंग है यहाँ पर, कि पहले राइट ऑरिकल में इम्प्योर ब्लड आया महाशिराओं से, दाहिने आलन से दाहिने निलय में आया कि त्रिबलनी कपाट से होता हुआ, दाहिने निलय के संकुचन से पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ लंग्स और किडनी में गया,
फिर वहां पर शुद्ध होने के बाद पल्मोनरी वेन वाया द पल्मोनरी इनटू द लेफ्ट ऑरिकल, और लेफ्ट ऑरिकल से होता हुआ यहाँ पर बाइकस्पिड वॉल्व से होता हुआ कहाँ आ गया, हार्ट में आ गया। कहाँ पर, नीचे वाले पार्ट में, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और यहाँ से सिस्टम एओर्टा से होता पूरी बॉडी में चला गया। तो आप जो ये देख रहे हैं, ये डायग्रामेटिक जो रिप्रेजेंटेशन आपको समझने के लिए बनाया गया, दिस इज नॉट द एक्चुअल फिगर। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम जो कहते हैं वो भी हमने आपको बता दिया। अब डबल सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट के राइट पार्ट में केवल इम्प्योर ब्लड रहता है, इसलिए उसको पल्मोनरी हार्ट कहते हैं। लेफ्ट पार्ट में केवल प्योर ब्लड रहता है, इसलिए उसको सिस्टमिक या दैहिक हृदय कहते हैं। अब इन वॉल्व्स का क्या काम है, जो कपाट लगे हैं, आपने कभी कभी सुना होगा, लोग कहते हैं अरे उसका हार्ट का वॉल खराब। वॉल मने दीवार नहीं खराब, वॉल मने मेम्ब्रेन नहीं, वॉल्व खराब। वॉल्व माने कपाट। अगर हार्ट में किसी बच्चे के जन्म से बाई बर्थ इनमें से कोई वॉल्व, ऐसे आपने फिल्मों में देखा, ऐसे धक्का दे करके पुलिस चौकी में पुरानी फिल्मों में लोग जाया करते थे, तो आप घरों में देखते, जो गेट है वो एक तरफ ओपन होता है और जैसे उसको छोड़ देते हैं स्प्रिंग लगी होती है, वापस आ जाता है। तो ये जो वॉल्व्स हैं ये केवल यूनिडायरेक्शनल एक तरफा है। यहाँ के पर जैसी प्रेशर पड़ता है वॉल्व खुल जाते हैं, ब्लड कहाँ जाता है, आलन से निलय में आ जाता है। लेकिन जब यहाँ से प्रेशर पड़ता है तो वॉल्व आपस में ओवरलैप कर जाते हैं, वापस ब्लड नहीं जा सकता। तो अगर इनमें से कोई वॉल्व ठीक से काम नहीं कर रहा है, या तो केवल वो ओपन रह गया है या वो बंद ही परमानेंट रह गया है, तो ब्लड का सर्कुलेशन स्लो हो जाएगा, या इम्प्योर ब्लड जब इस समय जाएगा या प्योर ब्लड का, तो ब्लड का प्रेशर नहीं बनेगा। कभी सेमिल्यूनर वॉल्व्स की गड़बड़ होने से या इसके गड़बड़ से रक्त का प्रेशर प्रवाह नहीं बनेगा, तो पूरी बॉडी में ब्लड का फ्लो स्लो हो जाएगा, और जब रक्त का प्रवाह धीमा हो जाएगा तो उस व्यक्ति को काम करने के लिए ऊर्जा नहीं मिलेगी, क्योंकि रक्त ही पोषक माध्यम को, स्पेशली ग्लूकोज को, पूरे शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाता है। तो जब आपका हार्ट का प्रेशर स्लो हो जाएगा, तो हार्ट जो है केवल ब्लड को पंप करता है, स्टोर नहीं करता। तो पंप कर रहा है, तो इसमें से कोई वॉल्व ठीक से काम नहीं कर रहा, तो प्रेशर नहीं बनेगा। प्रेशर नहीं बनेगा, जैसे घर में प्रेशर नहीं बनता मोटर में, तो पानी जगह जगह तक नहीं पहुंचता, ऊंचाई तक, उस तरह से यहाँ नहीं पहुंचेगा। उस दशा में कहते हैं वॉल्व खराब हो गया, वॉल्व कपाट। कभी कभी मेडिसिन से ठीक हो जाता है, अन्यथा इसका ऑपरेशन करना पड़ता है। जब ऑपरेट करते हैं तब हार्ट का वॉल्व ठीक हो जाता है। अब हमारा जो हृदय का पल्सेशन है, पल्स रेट, पल्स, हृदय हमारा 70 से 72 बार प्रति मिनट धड़कता है। 70 से 72 पर मिनट। एक मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, और 70 से 72 बार धड़क रहा है। सामान्य रूप से बच्चों का 80 से 85 बार होता है धड़कना। धड़कने का मतलब है संकुचन और शिथिलन, जो क्रमिक कॉन्ट्रैक्शन है और रेगुलेशन है वो। तो एक मिनट से कम समय होता है, एक सेकंड से कम समय में एक बार धड़कता है। जब हम कभी डर जाते हैं, अचानक कोई कुत्ता पीछे लग जाता है या अचानक कोई चौंका देता है, तो पल्स रेट बढ़ जाती है। जब पल्स रेट बढ़ जाती है, इसका मतलब हमारा हृदय तेजी से धड़क रहा है, ब्लड को फ्लो कर रहा है पूरी बॉडी में ताकि ब्लड पहुंचे। तो ज्यादा पल्स रेट बढ़ना अच्छी बात नहीं है, ठीक है, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन हो सकता है। तो यहाँ पर हृदय में जो कार्डियक मसल्स होती है, उसकी विशेषता होती है कि लगातार पूरे जीवन भर क्रमिक रूप से संकुचन माने पिचकना और शिथिलन माने अपने स्थान पर आना, ये होता रहता है। तो रिदमिक संकुचन, रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, क्रमिक संकुचन एवं शिथिलन हार्ट की मसल्स का विशिष्ट गुण है। तो एक बार संकुचन होगा, एक बार वापस अपने स्थान पे आएगा। तो आलिंद में भी यही होता है और निलय में भी यही होता है। इन दोनों का टाइमिंग मिलाकर लगभग अप्रोक्सीमेटली 0.8 सेकेंड आता है। तो हमारी सेकेंड, हमारा हृदय एक बार जो पल्स जो चलती है, एक बार धड़कता है, उसका टाइमिंग होता है 0.8 सेकेंड। आप जो है 72 से 60 में भाग के देख लीजिएगा, एक सेकंड से कम समय में आएगा। तो ये जो पल्स है, तो पल्स को हम कैसे मेजर करते हैं,
यहाँ पर जो हमारा एंकल होती है, कलाई होती है, अंगूठे के ठीक नीचे यहाँ पर जो आर्टरी होती है, तो उसमें वेन जो होती है उसमें पल्स का हम अनुभव कर सकते हैं, धड़कन का। तो डॉक्टर लोग, जो पुराने वैद्य लोग होते थे, इसी तरह से पल्स का आकलन करते थे, उनको टाइमिंग के हिसाब से, इसको धड़कन कहते हैं। और हृदय की धड़कन के साथ जो हार्ट का साउंड है वो कैसे पता लगाते हैं? एक होता है बीपी, ब्लड प्रेशर, ये जो हमारे निलय हैं, निलय से जो ब्लड का फ्लो जा रहा है, तो ब्लड का फ्लो आर्टरी में जाता है, धमनियों में। तो धमनी में निलय के संकुचन से धमनियों में जाने वाला रक्त का जो दाब होता है उसे बीपी कहते हैं। और इसको नापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसको स्फिग्नोमैनोमीटर कहते हैं, रक्त दाब मापी। और ह्यूमन बींग्स में जो ब्लड प्रेशर होता है वो 2 स्टेप में होता है। एक बार हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करता है, संकुचन करता है, और एक बार हार्ट वापस अपने स्थान पे आता है। तो कॉन्ट्रैक्शन के समय जो प्रेशर होता है वो होता है 120 mmHg, और जो रिलैक्सेशन के समय हार्ट का जो प्रेशर होता है ब्लड का वो होता है 80 mmHg। तो जब भी कभी हम बीपी नपाने जाते हैं तो 2 प्रेशर मिलता है, इसको कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। किसका कहते हैं? सिस्टोल माने संकुचन, सिस्टोलिक प्रेशर। और इसको कहते हैं यहाँ पर डायस्टोलिक माने शिथिलन दाब, डायस्टोलिक प्रेशर। इन दोनों दाब को मापने का काम जिस इंस्ट्रूमेंट से किया जाता है उसे कहते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर, रक्त दाब मापी। ठीक, अगर जो है इससे ज्यादा 120 से ऊपर 125-30 तक जा रहा है तो भी नॉर्मल है। 5 से 10 पॉइंट नॉर्मल माना जाता है, कम या ज्यादा। अगर 80 से नीचे, 70 के नीचे 50-55 आ गया तो लो बीपी हो गया। अगर ये 120 से बढ़ के 140, 45, 150 तक जा रहा है या ऊपर जा रहा है तो हाई बीपी हो गया। फिर हम आते हैं यहाँ पर हार्ट साउंड, हृदय की ध्वनियां कैसे सुनते हैं। एक इंस्ट्रूमेंट होता है, आपने नाम सुना होगा यहाँ पर, स्टेथोस्कोप। नाम सुना है? स्टेथोस्कोप, आला जिसे आप कहते हैं, स्टेथोस्कोप। हृदय के धड़कन को नहीं सुन रहा है, ये वास्तव में ये जो हमारे ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व हैं, इन वॉल्व्स का सेमिलुनर वॉल्व्स हैं। इन वॉल्व्स का जो बंद होने से जो साउंड क्रिएट होता है वो साउंड होता है यहाँ पर लब एंड डप साउंड is produced due to closing of tricuspid, bicuspid valves and semilunar valves। उसके कारण से लब और डब साउंड क्रिएट हो रहा है, दैट इज हर्ड बाई स्टेथोस्कोप। जैसे आप बाल्टी के नीचे नल के नीचे बाल्टी लगा दीजिए, जब आप नल के नीचे बाल्टी लगाएंगे तो जैसे जैसे नल खुला होगा तो पानी जैसे जैसे भरता जाएगा तो बाल्टी का साउंड जो क्रिएट हो रहा है पानी के गिरने से वो चेंज होता जाएगा। तो आप 2-4 बार ऐसे बाल्टी लाएंगे तो आपको दूर बैठ के ही समझ जाएंगे बिना देखे कि बाल्टी अब आधी भर गई है, कि पूरी भरने वाली है, कि ओवरफ्लो हो रहा है। उसी तरह से जब ये निलय संकुचन करते हैं तो ये ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व बंद होते हैं। बंद नहीं होंगे तो ब्लड कहाँ चला जाएगा? वापस चला जाएगा, तो प्रेशर नहीं बनेगा। और सेमीलुनर वॉल्व्स जो है उस समय ओपन हो जाते हैं ताकि रक्त जो है पल्मोनरी आर्टरी सिस्टम में एरोटा से होकर निकल जाए। अब जब ये संकुचन के बाद वापस अपने स्थान पर निलय आते हैं तो ये कपाट जो है बंद हो जाते हैं ताकि ब्लड वापस ना आ जाए लो प्रेशर के कारण। तो इस समय सेमिलुनर वॉल्व्स बंद होते हैं, तो इसके कारण से लब साउंड होता है इनके बंद होने से, और डब साउंड होता है इसमें सेमिलुनर वॉल्व्स के बंद होने से। इसे कहते हैं हार्ट साउंड। तो हार्ट साउंड को हम स्टेथोस्कोप द्वारा सुन लेते हैं, जिसे सामान्य भाषा में डॉक्टर गले में लटकाए रहते हैं, और उसको आला कहते हैं। तो वेस्कुलर सिस्टम में हमने आपको अभी पल्स बता दिया, ठीक है।
अब यहाँ पर कार्डियक साइकिल क्या है? दो पल्स रेट जो होती है, जैसे हमारी जो पल्स चल रही है, हृदय की धड़कन है, तो दो पल्स रेट के बीच में जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं, जितनी घटनाएं हो रही हैं, उस सबको कार्डियक साइकिल कहते हैं। होता क्या है, कभी कभी जो है हम लोग बहुत ज्यादा ऑयली फूड खाते हैं, तो हमारे जो ऑयली फूड खाने से हमारी जो ब्लड की वेसल्स हैं, इन वेसल्स में फैट डिपॉजिट हो जाता है। फैट कौन सा? दो तरह का फैट होता है, एक सैचुरेटेड माने संतृप्त जो हम डालडा खाते हैं वो, और एक होता है अनसैचुरेटेड माने असंतृप्त, उसमें सरसों का तेल आता है। तो जो फैटी एसिड होता है, सैचुरेटेड फैटी संतृप्त वसीय अम्ल जैसे डालडा, वो कमरे के ताप पर ठोस होता है, और उसको ज्यादा मात्रा में यूज करने पर हमारी ब्लड वेसल्स में डिपॉजिट हो जाता है रक्त वाहिनियों में, जिसके कारण से हमारी रक्त वाहिनियों का जो व्यास है, डायमीटर है, वो कम हो जाता है। आपके पास एक पाइप है, अगर जो है पतला पाइप होगा, व्यास कम हो जाएगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, तो बीपी बढ़ जाता है और हार्ट अटैक की संभावना ज्यादा रहती है। इसीलिए संतृप्त वसीय अम्ल की तुलना में जो असंतृप्त वसीय अम्ल होते हैं, जैसे ऑयल, वो भी कौन सा? सरसों का तेल, ठीक है, रिफाइंड नहीं, रिफाइंड कभी कम यूज करना चाहिए। उसका सेवन करने से हमारे शरीर में रक्त वाहिनियों के अंदर कोलेस्ट्रॉल नामक पदार्थ का डिपोजिशन नहीं होता और हार्ट अटैक की संभावना कम हो जाती है। नहीं तो हमारी ब्लड वेसल्स में एथेरोस्क्लेरोसिस नामक बीमारी हो जाती है, जिसके कारण से ब्लड वेसल्स में क्या जमा हो जाता है? कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है। अब इसके कारण से जो है हार्ट अटैक आ सकता है, क्योंकि ब्लड जितनी प्रेशर से जाना चाहिए उसका मार्ग अवरुद्ध हो रहा है। अब इसके अलावा अगर देखा जाए तो हार्ट का जो कंट्रोल होता है, तो सामान्य रूप से हमारे जितने भी बॉडी ऑर्गन्स हैं वो न्यूरल कंट्रोल है, तंत्रिका तंत्र द्वारा मस्तिष्क से नियंत्रित हो रहे हैं। लेकिन हमारा जो यहाँ पर हार्ट है, हार्ट कैसा है? ये मायोजेनिक है। मायोजेनिक का मतलब है इसका जो कंट्रोल है वो मसल्स द्वारा कंट्रोल, मांसपेशियों द्वारा हो रहा है। इसीलिए हार्ट को न्यूरोजेनिक नहीं माना गया है, हार्ट को मायोजेनिक माना गया है। मायो माने होता है मसल्स। ऐसा कब पता चला? एक बार एक एक्सीडेंट हुआ, साइंटिस्टों ने देखा, हम लोगों ने नहीं देखा, तो उसमें जो है उसके ब्रेन के ऊपर से या स्कल, खोपड़ी के ऊपर से गाड़ी निकल गई, तो तुरंत उसकी डेथ हो गई। लेकिन उस व्यक्ति का हार्ट फिर भी थोड़ी देर तक क्या करता रहा? पंप करता रहा। इससे पता चल गया कि हार्ट की जो ओरिजिन है वो न्यूरोजेनिक नहीं है। अगर न्यूरॉन से कंट्रोल होता ब्रेन से, तो तुरंत जो हार्ट को पंप करना बंद कर देना चाहिए था। लेकिन जब तक उसमें ब्लड का फ्लो बना रहा, तब तक वो पल्सेशन करता रहा, पंप करता रहा। इसका मतलब हार्ट जो होता है मायोजेनिक होता है, मस्कुलर सिस्टम द्वारा अटेंड होता है, अरेंज होता है, इसीलिए उसको मायोजेनिक माना गया। तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में हमने आपको ब्लड के बारे में बताया। ब्लड में आपको बताया कि ये तरल संयोजी ऊतक होता है। तरल संयोजी ऊतक जो है मीसोडर्म से डिराइव्ड होता है। शरीर में 8 से 10% टोटल बॉडी वेट का ब्लड होता है। ब्लड को यहाँ पर प्लाज्मा और रक्त कणिकाओं में डिवाइड किया जा सकता है। प्लाज्मा रक्त का रंगहीन भाग होता है, जिसमें 91% जल और शेष कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। जबकि रक्त कणिकाएं यहाँ पर जो प्लाज्मा में तैरने वाली रचनाएं हैं, उनको हीमेटोक्रिट कहते हैं। वो 3 तरह की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। जो आरबीसी होते हैं, लाल रक्त कणिकाएं जिन्हें कहते हैं, उनमें सबसे ज्यादा संख्या है उसकी 45 लाख से 55 लाख प्रति मिलीमीटर क्यूब, पूरे रक्त में नहीं, 1 मिलीमीटर आयतन में कुल रक्त का 99.9% भाग बनाती हैं। और फिर इसके बाद जो आरबीसी होते हैं वो केंद्रक विहीन होते हैं और कोशिकांग भी विकास होते होते खत्म हो जाते हैं। और इसके अंदर हीमोग्लोबिन नामक पदार्थ होता है। जो ओरिजिन होती है वो बोन मैरो में, लॉन्ग बोन्स में होती है, चपटी अस्थियों में होती है। जीवन काल 90 से 120 दिन होता है। और उसके अंदर हीमोग्लोबिन नामक श्वसन वर्णक होता है जो गैसों का संवहन करता है। और आरबीसी का मुख्य फंक्शन है गैसों का संवहन करना, पूरे शरीर में O2 और CO2 का क्या करना? ट्रांसपोर्ट करना। फिर इसके बाद हम आते हैं किसमें? यहाँ पर आरबीसी की कमी हो जाती है तो एनीमिया हो जाता है।
कमजोरी आ जाएगी, क्योंकि गैसों का ट्रांसपोर्ट रुक जाएगा, ऑक्सीजन का जो भोज्य पदार्थों के बिखरने के लिए आवश्यक है ऑक्सीजन। अगर संख्या बढ़ जाती है तो पॉलीसाइथीमिया कहते हैं। फिर हम आते हैं किसमें, यहाँ पर WBC में श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं उसको। और श्वेत रक्त कणिकाओं के अलावा यहाँ पर जो WBC है उसका दूसरा नाम है, क्या कहते हैं, लिम्फोसाइट्स कहते हैं। लिम्फोसाइट्स सॉरी ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। और ल्यूकोसाइट्स हमारी जो हैं यहाँ पर वो दो प्रकार की होती हैं। 5000 से 9000 प्रति मिलीलीटर की तो संख्या होती है, उसको डिवाइड कर दिया गया है ग्रैनुलोसाइट्स और एग्रैनुलोसाइट्स में। जो ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं हमारे, उसको 3 पार्ट में बांटा है। केंद्रक युक्त रक्त कणिकाएं हैं, जो कोशिका द्रव होता है वो क्या होता है, यहाँ पर दानेदार होता है। एसिडोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल में। एसिडोफिल को यहाँ पर क्या कहते हैं, स्नोफिल भी कहते हैं। अगर संख्या बढ़ जाती है तो उसकी क्या कहते हैं, स्नोफिलिया कहते हैं। फिर बेसोफिल बेसिक डाई ग्रहण करता है, ठीक है। जो न्यूट्रोफिल होता है उदासीन, वो दोनों अभिरंजन ग्रहण कर सकता है, अम्लीय भी क्षारीय भी। फिर उसके बाद हम आते हैं ए ग्रैनुलोसाइट्स में। ए ग्रैनुलोसाइट्स में 2 प्रकार थे, कौन कौन से, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। दोनों का ही फंक्शन शरीर की प्रतिरक्षा क्षमता को बढ़ाना है, हानिकारक पदार्थों का भक्षण करना है। फिर इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर TLC DLC। जो कुल संख्या जो है ल्यूकोसाइट्स की जो होती है पर मिलीलीटर आयतन में, वो TLC है। और अलग अलग भागों की अलग अलग संख्या क्या कहलाती है, DLC कहलाती है। जीवन काल 1 से 4 दिन होता है, 1 to 4, 1 से 4 नहीं, 1 से लेकर 4 दिन तक। और निर्माण होता है यहाँ पर थाइमस में या बोन मैरो में। शरीर की सुरक्षा करने का काम करते हैं। तीसरा पार्ट होता है यहाँ पर प्लेटलेट्स। ये केवल स्तनधारियों के रक्त में पाए जाते हैं। 2 लाख से 4 लाख प्रति मिलीलीटर क्यूब आयतन इनकी संख्या होती है। रक्त के थक्का जमाने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर हम आते हैं हार्ट में। सबसे इंपॉर्टेंट ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है हृदय। कि हृदय जो हमारा होता है वो मुख्य परिसंचरण अंग है। और मुख्य परिसंचरण अंग के अलावा यहाँ पर शरीर के कहाँ पाया जाता है, वक्ष गुहा में पाया जाता है। जो वक्ष गुहा में जो पाया जा रहा है, तो वक्ष गुहा में पाए जाने के साथ साथ आपको एक चीज ध्यान रखना है कि हमारा जो प्रमुख परिसंचरण अंग होने के कारण इसमें डबल लेयर से घिरा होता है। बाहर की झिल्ली पैराइटल पेरिकार्डियम कहलाती है, अंदर की विस्ट्रल पेरिकार्डियम कहलाती है। 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ऊपर का पार्ट थोड़ा चौड़ा होता है, निचला सकरा होता है। कोनिकल स्ट्रक्चर होता है, शंक्वाकार, ठीक है। जो चौड़ा भाग होता है उसको आलिंद कहते हैं, निचले सकरे भाग को निलय कहते हैं। चौड़ा आलिंद और निलय दोनों एक एक आवरण से मेम्ब्रेन से विहित होते हैं, जिसके कारण से हृदय 4 चैम्बर्ड या 4 कोष्ठी आपको दिखाई पड़ता है। जो पक्षी और स्तनधारियों में दोनों में 4 कोष्ठी हृदय है। इसी के कारण से शुद्ध और अशुद्ध रक्त का विभेदन एकदम क्लियर रहता है, इसलिए इसको दोहरा परिसंचरण तंत्र भी कहते हैं। फिर इसके बाद हृदय में आपने देख लिया कि दाहिने आलिंद और निलय के मध्य द्विवल्नी कपाट होते हैं, बाएं निलय के बाद द्विवल्नी कपाट होते हैं। पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त जो है दाहिने आलिंद में आ रहा है, आलिंद से दाहिने निलय में जा रहा है। अब आपको यहाँ पर यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि बाइकस्पिड वॉल्व जो है हमारे जो राइट हैंड पर जो पार्ट है हार्ट का, उसको लेफ्ट कहते हैं, और जो लेफ्ट हैंड पर उसको राइट कहते हैं। ये याद रखिएगा एग्जाम में। और आलिंद और निलय तो आपको पता है, ऊपर का पार्ट ऑरिकल या एट्रियम कहलाता आलिंद है, नीचे का पार्ट वेंट्रिकल निलय कहलाता है। इसकी फंक्शनिंग या क्रियाविधि के बाद हमने आपको बताया पल्स किसे कहते हैं। हमारा हार्ट में लगातार कार्डियक मसल के कारण जीवन भर बिना थके संकुचन और शिथिलन की क्षमता होती है, इसे कहते हैं पल्सेशन ऑफ हार्ट। इसी को पल्स कहते हैं, धड़कन, जिसको यहाँ पर हम जो है कलाई में, एंकल में, अंगूठे के नीचे वाली वेन से उसकी पल्स को नोट कर सकते हैं। और यहाँ पर जो हमारे पल्स होती है वो 70 से 72 बार प्रति मिनट होती है, सामान्य ये उसकी पल्स का रेट है, 70 से 72 पर मिनट। तो प्रति सेकंड देखें अगर आप तो सॉरी, एक पल्स का जो टाइमिंग होती है लगभग 0.8 सेकंड होती है। 2 पल्स के बीच में, हृदय के बीच में 2 पल्स के बीच में जितने भी इवेंट्स होते हैं, घटनाएं, क्या क्या घटनाएं होंगी, पहले आलिंद संकुचन करेगा, शिथिलन करेगा, तो राइट वेंट्रिकल संकुचन करेगा, शिथिलन में वापस अपने स्थान पर आएगा। ये संकुचन और शिथिलन करेगा तो ये करेगा, चारों पार्ट 0.8 सेकंड में संकुचन और शिथिलन पूरा कर लेते हैं। दैट इज कॉल्ड द 1 हार्ट बीट। ठीक, जो हार्ट बीट का नियंत्रण है वो यहाँ पर मायोजेनिक और न्यूरोजेनिक दोनों है, लेकिन हार्ट में मेनली क्या है, यहाँ पर मस्कुलर सिस्टम द्वारा कंट्रोल है, मायोजेनिक है।
फिर हमको पता है, हमने यहाँ पर हार्ट साउंड बता दिया कि कौन कौन से वर्ड के बंद होने से लब और डब साउंड उत्पन्न होता है, जिसको हार्ट साउंड कहते हैं। इसको सुनते किससे हैं? स्टेथोस्कोप से सुनते हैं। तो ब्लड प्रेशर, हमारे जो निलय हैं, निलय जब तेजी से पंप करते हैं, संकुचन करते हैं, तो पल्मोनरी और सिस्टमिक एरोटा द्वारा, पल्मोनरी आर्टरी और सिस्टमिक एरोटा द्वारा ये जो हमारा यहाँ से ब्लड जा रहा है, फ्लो हो रहा है पूरी बॉडी में, ठीक है। एक जा रहा है यहाँ पर लंग्स और किडनी में फिल्टर होने के लिए, और दूसरा जा रहा है कहाँ पर? यहाँ ऑक्सीडेटेड ब्लड पूरी बॉडी में। तो ये जो जा रहे हैं, इसके कारण से हमारी आर्टरियल सिस्टम में, धमनियों में पड़ने वाला जो रक्त का दाब है, वो क्या कहलाता है? बीपी या ब्लड प्रेशर कहलाता है। अब ब्लड प्रेशर वो दो स्टेप पर मापते हैं। जब हमारा हार्ट संकुचन करता है तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो ज्यादा होगा नेचुरली, मिलीमीटर एचजी पर मापते हैं, 120 mm होता है। और जब वापस अपने स्थान पर आता है तो शिथिलन दाब या डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, 80 mmHg होता है। ये नॉर्मल बीपी है। इसको मेजरमेंट करने के लिए, मापने के लिए स्फिग्नोमैनोमीटर नामक इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है। स्फिग्नोमैनोमीटर, अब स्फिग्नोमैनोमीटर का जो हम यूज कर रहे हैं, तो अब कई तरह का आता है। एक यहाँ पर पत्ता लपेटते इलेक्ट्रॉनिक भी आ गए हैं उससे। तो 120-80 ये जो है हमेशा ब्लड बीपी दो स्टेप में मापते हैं। दो स्टेप होते हैं, उसमें सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर को ध्यान रखना है, दो स्टेप होता है। इसके बाद अगर हार्ट की किसी गड़बड़ी का पता लगाना है तो ईसीजी कराते हैं। ईसीजी में यहाँ पर एक कार्डियोग्राफिक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं, वो एंकल में और रिस्ट में लगा दिए जाते हैं और छाती में। उसके जो है हम क्या करते हैं, हार्ट के जो रीडिंग्स हैं, जो हार्ट में अंदर वाइब्रेशंस हो रहे हैं, उसकी रिकॉर्डिंग करके ग्राफ पेपर के रूप में आपको रिप्रेजेंट करता है। दैट इज कॉल्ड द ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो ईसीजी के द्वारा हार्ट की गड़बड़ियों का पता लगाया जा सकता है। अगर कोई एबनॉर्मेलिटी हार्ट में होती है तो उस एबनॉर्मेलिटी की भी हम क्या कर सकते हैं, समय रहते पता लगा करके उसका क्योर या ट्रीटमेंट या इलाज कर सकते हैं। तो ये ईसीजी भी हमको ध्यान रखना है कि ईसीजी के बारे में पूछा जा सकता है। इलेक्ट्रोकार्डियो जो बनता है उसके द्वारा ग्राफ, वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी टेक्निक है, और जो इंस्ट्रूमेंट है वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है। तो हम यहाँ पर जैसे पल्स पूछा जा सकता है, ब्लड प्रेशर पूछा जा सकता है, हार्ट या कार्डियक साइकिल पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर ईसीजी क्या है, हार्ट साउंड क्या है, डबल सर्कुलेशन क्या है, हार्ट का स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग कैसी है, 4 चैम्बर हार्ट ही क्यों जरूरी है, ताकि इम्प्योर और प्योर ब्लड का पूरी तरह से क्या रहे, सेपरेशन रहे। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में, रक्त प्रसरण तंत्र में इतना ही है। इसके बाद एक और आता है लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम में लसिका तंत्र होता है। तो हमारी जो रक्त वाहिनियां या कैपिलरीज होती है, उसकी दीवार पारगम्य होती है, किसके लिए, लिक्विड के लिए। तो लगातार यहाँ से लिक्विड निकलता रहता है तो रक्त गाढ़ा हो जाता है। जो लिक्विड निकल गया उसने बनाया टिश्यू फ्लूइड। अब क्या करना है, कुछ ऐसी पतली पतली नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होती है, उन्हें कहते हैं लिम्फेटिक कैपिलरीज, जो इस अतिरिक्त द्रव को ऊतक द्रव से अवशोषित करके कहां पर लाकर खोल देती है, दाहिने आगे। इसे कहते हैं लसिका तंत्र। और इस तरह की कैपिलरीज लसिका केशिकाएं कहलाती हैं। जब बड़ी हो जाती है तो लसिका वाहिनियां कहलाती हैं। और लसिका और रक्त में बहुत बड़ा अंतर है। लसिका रंगहीन पार्ट होता है और क्या करता है, रक्त से निकल जाने वाले अतिरिक्त तरल को अपशिष्ट सहित CO2 और WBC सहित वापस रक्त परिसंचरण में हृदय में ले आता है। तो लसिका रंगहीन होता है, जबकि रक्त जो है गहरे लाल रंग का होता है। लसिका में RBC की संख्या बहुत कम होती है, रक्त में ज्यादा होती है। लसिका में WBC की संख्या ज्यादा होती है और रक्त में WBC की संख्या कम होती है। लसिका में CO2 की मात्रा ज्यादा होती है, रक्त में CO2 की मात्रा कम होती है। लसिका में O2 की मात्रा कम होती है, रक्त में O2 की मात्रा ज्यादा होती है। इस तरह से रक्त और लसिका में हम डिफरेंस पढ़ सकते हैं। और लसिका अंग ऐसे होते हैं जिसमें लिम्फोसाइट निकलकर हानिकारक पदार्थों का भक्षण करते हैं। तो लसिका अंग में हमारी बॉडी में टॉन्सिल है, ये भी लसिका अंग है। इसके अलावा एक बॉडी है यहाँ पर स्प्लीन, प्लीहा कहते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट लसिका अंग है।
स्प्लीन को ब्लड बैंक भी कहते हैं। तो इस तरह से पूरा वेस्कुलर सिस्टम आपको कंप्लीट कर लेना है, जो आपके एग्जाम में काम आएगा और आपको इसमें हेल्प करेगा। इसमें अगर आप पूछना है, क्वेरी करना है, बताएं।